हाँ बेटा, जवाब दीजिएगा। सिर्फ मैंने क्या कहा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, और खेल सारा फॉर्मूलों को याद, और उसकी याद करने का एक आसान तरीका है। देखिए लेक्चर्स रिकॉर्ड होता जा रहा है और ज़्यादा देखा होगा क्लास में हमारा फोकस है कि रिकॉर्ड सही हो जाए, क्योंकि आप कुछ लिख नहीं रहे। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ 1 घंटे की तो आपको लगेंगे 3 घंटे, क्योंकि आपको रोक रोक करके फॉर्मूले लिखने और उनकी प्रैक्टिस करनी। क्योंकि अगर फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएं और फॉर्मूला समझ जाएं, देखिए टाइम जो है, टाइम हो, हाइट हो या रेंज हो, ये तीनों चीज़ें सिर्फ डिपेंड कर रही हैं 3 बातों पर। एंगल क्या है, वेलोसिटी क्या है, जी क्या है। जी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। जी कम होगा, वो बढ़ जाएगा। जी बढ़ेगा, वो कम हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगी, ये बढ़ जाएगा। एक और सवाल है, मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड, ये इस हाइट को कहते ही मैक्सिमम हाइट है। देखिए हाइट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर हम जिस हाइट की बात कर रहे हैं उसके माने हैं उस प्रोजेक्टाइल की पीक, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट कौन या मैक्सिमम हाइट कौन, एक ही बात। वो डिपेंड करता है जी पर, एंगल पर, वेलोसिटी पर। तो एंगल पर, वेलोसिटी पर, बोथ ऑफ। अगर जी आएगा तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ देम। आप देखिए अगर एंगल कम है तो फ्लैट ट्रैजेक्टरी, और अगर एंगल बढ़ जाएगा तो कर्व बढ़ जाएगा। तो यहां कर्व बेंडिंग ज्यादा है, यहां बेंडिंग कम है, और बेंडिंग कम होने को फ्लैट कहते हैं। एंड मोर कर्व। अगर ट्रेजेक्ट्री लो है तो टाइम भी कम होगा, हाइट भी कम होगा, पर रेंज तो वही रहेगा, शॉर्ट टाइम हो जाएगा। ये सवाल का जवाब देखता हूं कौन देगा मुझे। If a projectile is launched at 45 with a velocity of 100, it hit the target. It will be have double the range if its velocity is. Velocity क्या कर दें कि रेंज डबल हो जाए। अब रेंज की बात हो रही, एंगल तो 45 फिक्स है, 45 इंटू 290 sin 91 छोड़ दो, जी भी बदल नहीं रहा। इट मीन्स रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के स्क्वायर से। रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के स्क्वायर से। वेलोसिटी है 100, उस पर एक सर्टेन रेंज है। हम चाहते हैं कि रेंज को डबल कर दें, तो वेलोसिटी क्या करनी है, किसको डबल करना है, रेंज को, और बताना कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी। मैथ का असूल है कि जो करना है करें, बैलेंस करें। अगर मुझे रेंज को डबल करना है तो यहां 2 लिखना है। अब मैं वेलोसिटी में क्या लिखूं, यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, यहां भी 2 लिख दिया, पर मुझे तो वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी तो स्क्वायर के अंदर है, तो मुझे 2 को स्क्वायर के अंदर लेके जाना है। अब आप बताओ मैं 2 को स्क्वायर के अंदर लेकर जाऊं और स्क्वायर करने पर 2 ही आए, क्योंकि बैलेंस करना है ना। अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 आएगा। तो स्क्वायर के अंदर क्या लिखूं कि स्क्वायर करने पर 2 आए। आवाज नहीं आई। √2। तो √2 का स्क्वायर करूं, √2 का स्क्वायर करूं क्या आएगा, 2। इसका मतलब रेंज को डबल करने के लिए, रेंज को डबल करने के लिए वेलोसिटी को डबल नहीं करना होगा। क्यों कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो रेंज 4 टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी को मैं √2 टाइम करूंगा तो रेंज डबल होगा, वेलोसिटी को √3 टाइम करूंगा तो रेंज 3 टाइम होगा। वेलोसिटी ऑलरेडी 100 है और 2 का रूट 1.414 होता है और 3 का रूट 1.73 होता है। ये कुछ रूट्स याद रखेगा, 2 के, 3 के, 5 के, 2-4 रूट्स याद रखिएगा आप। अब 4 का रूट पता सबको 2 होता है,
अच्छा 7 का रूट क्या होगा? सेवन का रूट क्या होगा? 3 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 4 का रूट 2 है और 9 का रूट 3 है, तो जो नंबर 4 और 9 के बीच में होगा उसका रूट भी 2 और 3 के बीच में कहीं होगा। अच्छा 8 का रूट क्या होगा? क्लोजर टू द 3, 2.8 2.9 ऐसे आएगा। और 5 का रूट 2.1 या ऐसे आसपास आएगा। एक कॉमन सेंस। बताओ 93 का रूट क्या होगा? याद नहीं है ना, याद करना भी नहीं। 81 का रूट 9 और 100 का रूट 10, तो 93 का मतलब ये हुआ 9 पॉइंट समथिंग। और क्योंकि 93 जो है वो 81 और 100 के ऑलमोस्ट बीच में है, तो उसका रूट जो आएगा वो 9.4 9.5 9 पॉइंट ऐसे आएगा। तो आपको जब भी रूट, देखिए आप रूट के लिए आप फिक्स रूट याद रखिए, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 20 का 400, 18 19 भी याद कर लीजिए, 70, तो कम से कम 20 तक तो याद रखिए। तो 1.414 को जब करेंगे 100 से कितना आ जाएगा? 141.4। तो वेलोसिटी अगर 100 है तो जो भी रेंज है 141.4 पर रेंज डबल हो जाएगी। एग्री? ये सवाल बड़ा अच्छा। देखिए अब तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन एक आइडियल प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं, और आइडियल प्रोजेक्टाइल का मतलब नो इफेक्ट ऑफ एयर, नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, नो इफेक्ट ऑफ स्पिन, एंड जी इज कांस्टेंट एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। पर सवाल अगर एयर हो तो क्या होगा? इतनी बात याद रखो कि एयर रेजिस्टेंस देगा, फ्लूइड फ्रिक्शन देगा, और फ्रिक्शन से चीज कम हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर फर्ज कीजिए, मैं एक आसान से मिसाल दूंगा, आप समझ जाओगे। मेरे पास एक हार्ड बॉल है, मैंने उसको थ्रो किया, वो एक प्योर ट्रेजेक्ट्री पे जाएगी, पर वही गेंद मैंने बनाया कागज से, अब वो ट्रेजेक्ट्री वैसी नहीं आएगी। हल्का हो गया तो उस पर हवा की फ्रिक्शन का असर हो जाएगा। तो क्या होगा वो यहां देखिएगा। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, एक एंगल पर थ्रो किया है जब एयर मौजूद नहीं है, या हमारी चीज इतनी हैवी है कि उस पर एयर की फ्रिक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। पर अगर इंपैक्ट हो जाए तो ये शक्ल आएगी, यानी हाइट पहले से कम हो जाएगी, रेंज भी कम हो जाएगा, टाइम भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम होगा। बस एक चीज बढ़ जाएगी, कोई बता दे मैं मान जाऊं। एयर फ्रिक्शन की वजह से हाइट कम हो जाएगी, टाइम भी कम होगा, रेंज भी कम होगा, सब कम होगा, पर एक चीज बढ़ जाती है जो आपको शायद दिख भी रही है। जवाब तो आ गया है, क्योंकि उसने क्या पूछा था? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम क्या है, रेंज क्या है, हाइट क्या, वो कम होगा, एक चीज बढ़ेगी। अगर प्योर प्रोजेक्टाइल है, आइडियल प्रोजेक्टाइल है, नो एयर फ्रिक्शन, तो जिस एंगल पर थ्रो किया है गिरते वक्त भी एंगल वही होगा, पर एयर की वजह से ये एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बेंड होगा ट्रेजेक्ट्री। शुरू में तो वही रहा, हवा की वजह से वो बेंड हुआ, जब बेंड हुआ तो एंगल बढ़ जाएगा। तो बताइए, एयर रेजिस्टेंस की वजह से सिर्फ एक चीज बढ़ जाती है,
क्या? एंगल। इसके अलावा सब चीजें कम हो जाती। याद रहेगी ये बात? तुम लोग ऐसे क्यों गुस्से में बैठे रहते हो? तकलीफ में क्यों? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड के टेस्ट से खौफज़दा हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? कौन है खौफज़दा? कोई भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाएंगे, है ना? और क्या होगा? इससे ऊपर क्या हो सकता है? अब तो घबरा के कह देते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के कह देते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाए तो कहां जाएंगे? ये भी सोचा करो ना भाई। फेल होने के बाद चैन कहां से आएगा? टारगेट अचीव किए बगैर सुकून कहां से मिलेगा? ये क्यों सोचते हो कि हम फेल हो जाएंगे, बहुत से बहुत क्या होगा? क्यों होगा ऐसा? ऐसी की तैसी। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप सो जाएं, ऐसी की तैसी। काम करना है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, समझे? ये नहीं कहो कि कोई बात नहीं। क्यों नहीं होगा? आपको उसके सारे पैरामीटर समझने। एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, आप एक चीज बस, मेन चीज। और मेन चीज ये है कि आप तमाम टॉपिक को डीपली कंसर्न करें और फॉर्मूलों को दिमाग में रखें और उसकी प्रैक्टिस करें। यहां जो टेस्ट होते हैं, आपने वो टेस्ट देना। मजीद टेस्ट, जब सिलेबस पूरा होगा ना, फिर सही टेस्ट का मजा आएगा। फिर आप डिफरेंट क्वेश्चन को देखेंगे और जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको, ये गुड लक या बैड लक, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। मैंने अभी मेरा ही अपना, हमारे अपने मैक के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं बहुत सी जगहों पर एप्टीट्यूड के अंदर। तो हाँ, दे दो भाई, दे दो। अब मैं अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, एक मेरा स्टूडेंट आया, तो वो, मैं अक्सर मिलता ही कम हूँ, अपने कमरे में बैठे काम करते रहता हूँ। तो शुएब कहेंगे सर वो मिलना चाह रहा है, लड़का है हमारा पुराना स्टूडेंट है, जो पहले बैच का स्टूडेंट हमारे इस कैंपस के, 5 साल पहले इसमें पढ़ा था, वो आपसे मिलना है, काफ़ी देर से बैठा हुआ है। मैंने कहा भेजो, आ गए। तो अरे सर मैं आप ही की तरह पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही। अनीस सर ने पढ़ा रहा हूँ, और नाम भी मैं सब भूल गया हूँ उसका, नीपा पर पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कितने सेक्शन चल रहे हैं? कह रहे 11 सेक्शन चल रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा मैं मेन टीचर हूँ इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और सर मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो बच्चे बहुत खुश होते हैं सर। मैंने कहा तो और भी अच्छी बात है। और मैं बच्चों को हंसा के पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब उसने मुझे सिखाया, उसने भी सिखाया मुझे, पर मैंने कोई कोशिश नहीं की सीखने की। कह रहा मैं फॉर्मूले, आप कहते हैं ना कि फॉर्मूले याद करो, मैं याद करने की टेक्निक लाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। जैसे फॉर्मूला करंट का, I = Q/T। करंट होता है चार्ज ओवर टाइम। तो मैं सिखाता इस तरह से हूं कि जब गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है तो दिल से आवाज निकलता है, आई क्यों थी, आई क्यों थी, IQT। और चलो क्या बात है सर, पागल हो जाते हैं सर, ऐसे ऐसे तरीके नहीं। अच्छा, मैंने उससे एक बात सीखी, उसने मुझे गाइड किया, जो मैं गाइड होने वाला नहीं है, कि सर बच्चा आजकल जो है ना वो तफरी में पढ़ना चाहता है, उसको तफरी दे और मजाक में पढ़ाए। अब मेरा सवाल ये है कि फिजिक्स को अगर हम, मैंने कहा यूट्यूब पर तुमने लेक्चर देखे, मुझको छोड़ो,
बड़े बड़े प्रोफेसरों के लेक्चर हैं, किसी ने हरकत की है आज तक? MIT का कोई प्रोफेसर ये काम करता है? मतलब क्यों? अगर देखो, मेरी बात को समझना, एक बार गांधी जी ने पूछा कायदे आजम से कि कायदे आजम ये बताओ कि तुम अपने फैसले करते कैसे? कायदे आजम ने कहा कि पहले तुम बताओ। गांधी जी कहने लगे, भाई मैं तो देखता हूं पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक जो चाहती मैं वही करता हूं। कायदे आजम ने कहा मैं ऐसा नहीं करता। फिर आगे करते हैं, मैं ये समझता हूं कि सही क्या है और फिर आवाम की राय बनाता हूं कि देखो ये गलत है, इसको छोड़ो, इस पे आओ। बड़ा लीडर वो नहीं होता जो ये कहता है कि आवाम क्या चाह रही मेरे को करना है। बड़ा लीडर वो होता है जो कहता है कि नहीं भाई ये गलत है, पूरी पब्लिक गलत जा रही है, आपको ये नहीं करना है। तो लीडर और टीचर एक ही होता है। काम टीचर का है बताना कि भाई हंसी मजाक नहीं, सीरियस हो जाओ और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझो, उसको एंजॉय करो, बेहूदगी को एंजॉय नहीं करो। उसमें फिजिक्स का है। बताओ कि करंट को I से क्यों शो कर रहे हैं, चार्ज को Q से क्यों शो कर रहे हैं, रेट ऑफ चार्ज जो है वो करंट है, करंट के माने क्या, ये बताओ ना यार। अब ये ड्राई हो जाता है, अरे यही तो पढ़ना है, कॉन्सेप्शनल पढ़ना है, तफरी नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना। अब रहा मसला इन फॉर्मूलों को याद कैसे किया जाए। एक तो वो टेक्निक है जो उन्होंने बताई, और मैं ये कहता हूं ये तो आप खुद ही बना सकते हैं अपने अपने मूड के मुताबिक। जो मजहबी होगा वो मजहबी लिहाज से बना ले, इससे बना ले, लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे और लिख करके कहीं टांग दे, उसको देखते रहे, वो दिमाग में बैठ जाए, समझे। और किससे कहानी अगर उल्टे हो गए, वो बात उससे मिल गई, वो उससे मिल गई, फिर क्या करोगे भाई? एक दो फॉर्मूले में कर लूंगा ऐसे, जहां फॉर्मूले 300-400 हैं, तो वहां कहां कहां लगाओगे तरीके। तो बहरहाल ये जो फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन का, 3 टाइम, हाइट, रेंज, ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, डिपेंड करेगा जी पे, डिपेंड करेगा। दूसरी बात, एप्टीट्यूड में कब पूछते हैं कि आई का फॉर्मूला क्या है, और करंट पे कोई सवाल भी नहीं आता, तो हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जो सवाल पेपर में आता है आप उसकी तरफ चले जाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए और डरे नहीं। अब आइए मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, जरा यहां देखिएगा। फर्ज कीजिए जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा था और इस जगह पर पहुंच करके उसने एक पैकेट को छोड़ दिया। फिर देखिएगा इस बात, हेलीकॉप्टर इधर जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या थी? 40। कैसी थी? हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने तब्दील नहीं होना। अब अगर ये 40 से छोड़ दिया है तो वो 40 से ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर नहीं थी। पर अब जमीन की ग्रेविटी की, अब देखिए जब तक ये पैकेट हेलीकॉप्टर में है वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन है, 1 डायमेंशन है। लेकिन अब ये बन गया प्रोजेक्टाइल और इसमें ग्रेविटी आ गई और जी 9.8 आ गया, वो हमेशा -9.8 ही लेंगे, ये ड्रॉप हो गया। मालूम करना है कि वो कितना दूर गिरा, ये न्यूमेरिकल आप लोग कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अब इसको शॉर्ट तरीके से करना है, इसको शॉर्ट तरीके से करना है। यहां देखिएगा, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फॉर्मूला होगा S = vt, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन है तो फॉर्मूला होगा S = vit + 12at²। हॉरिजॉन्टल में S को x कह दूंगा और वेलोसिटी को vh कह दूंगा, टाइम t वही रहेगा। S को -y क्यों कहा? क्योंकि जा रहा नीचे की तरफ।
नीचे की तरफ जाए तो y माइनस, वेलोसिटी माइनस, ऊपर जाए तो y प्लस, वेलोसिटी y मान डिस्टेंस प्लस, ऊपर प्लस। और भूल जाओ तो याद रखो कि ऊपर जा रहे हैं तो y प्लस होता है, नीचे जाए तो y माइनस हो, दाएं तो x प्लस, बाएं तो x माइनस, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था मैट्रिक्स, तो जा रहा नीचे तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी यहां पर वर्टिकल जीरो है इनिशियल, तो vi जीरो हो गई, पूरा जीरो हो जाएगा। और a को हमेशा माइनस जी लेंगे, माइनस जी लेंगे। अब ये दो फॉर्मूले हो गए फिक्स। अब जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9.8 ओवर 2 करो 4.9, लिहाजा माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4.9 को मैं नीचे ले गया और टी स्क्वायर आ गया, रूट कर दिया, ये आ गया। अब बताइए टाइम को निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, y ओवर 4.9 अंडर रूट टाइम का फॉर्मूला, और x को निकालने का फॉर्मूला VHT आ गया। अब हम सारी बहस को छोड़ करके दो फॉर्मूले पे आ गए। बताइए जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टल छोड़ा जाए, अब हेलीकॉप्टर से या हाथ से या फायर करके हॉरिजॉन्टल छोड़ा जाए, तो उस वक्त टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट y ओवर 4.9 और x का फॉर्मूला है VHT। अब जितना y ज्यादा होगा टाइम ज्यादा होगा, और जितना टाइम ज्यादा होगा x ज्यादा होगा। VH रिमेन्स कांस्टेंट। सवाल पढ़िए, 2009 का सवाल। चलें जवाब बताइएगा। कॉपी पेन आपके पास? कॉपी पेन आपके पास से जवाब बताइए। अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं कि अच्छा गुलशन कैंपस में भी कुछ बच्चे हैं हमारे पास, अच्छा कुछ ऐसे हैं जो और कोचिंग में पढ़ते हैं जिनका मूड ऐसा है, तो वो बहुत परेशान भी हैं कि हमसे फिजिक्स नहीं हो पा रही, मतलब वही सब ड्रामेबाजियों में कहाँ आएगी। तो हम सुन लीजिए एक ग्रुप बना रहे हैं और मैं 15 अगस्त से स्टार्ट करवा रहा हूँ 2 हफ्ते का क्रैश ग्रुप, और उसमें सिर्फ पढ़ाया जाएगा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर किसने पढ़ाई है आपको? सर आदिल अजीम ने पढ़ाई। आदिल अजीम हालांकि बेस्ट टीचर है, मतलब सीनियर टीचर, वो नहीं जो 2-4 साल पहले उन्होंने पढ़ा हो। लेकिन मुझे भी पता है कि सेकेंड ईयर का आप में से अगर किसी को जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ना है तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने ही काम किया है कि एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, पर वो क्रैश कोर्स गुलशन कैंपस में होगा या नहीं होगा, उसकी बहुत ही नॉमिनल से फीस है, और वो गुलशन कैंपस में करवाया जाएगा 15 अगस्त। उसमें मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते में पूरा कोर्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट, और टेस्ट लिया जाएगा इंपॉर्टेंट का। मैं होऊंगा, सर केमिस्ट्री में सर तुफैल हाशमी साहब होंगे, और मैथ में सर मंसूर होंगे, और इंग्लिश में सर फजल शहबाज होंगे, और बायो में सर मारूफ होंगे। ये हम टीचर होंगे, और वो 4 घंटे क्लास होगी कैंपस में, और 4 घंटे घर पे लाइव लेंगे। वो 8 घंटे डेली पढ़ना होगा उनको, और 2 हफ्ते में कंप्लीट कोर्स होगा सिर्फ एनडी के लिए, एनडी और डीएमसी डॉ के लिए। तो आप में अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हों, और बहुत होंगे ऐसे जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे और परेशान भी होंगे कि यार हमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रही, तो आप उन्हें बता सकते हैं। तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के ज़रिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि किसी का फ़ायदा हो जाए, उसको पे करना होगा, फ्री में नहीं। लेकिन आप लोगों को ये अलाउ होगा कि जो यहाँ एडमिशन जिनका है वो वहाँ भी आ सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं करेगा।
और आपसे कोई चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बेनिफिट ये कि हम पढ़ भी रहे हैं और वो क्रैश ग्रुप भी हम लोग फ्री मिलेंगे, कोई मना नहीं करेगा, ठीक हो गई बात। यानी आप भाई, हम तो क्योंकि आप ज़्यादा अहम हमारे लिए किसी भी बच्चे के लिहाज से। आपने एडमिशन लिया, किसी को नहीं मालूम कि सर अब्बास पढ़ाएंगे, किसी को ये नहीं कहा गया था सर अब्बास पढ़ाएंगे, मैंने मना किया था मैंने पढ़ाऊंगा। तो कोरोना हो गया तो फ़ायदा हो गया, टाइम ही टाइम है। अब हमने कहा फारिग क्या करें, चलो पढ़ा देते हैं, तो हम आ गए पढ़ाने के लिए। तो अब जब ये पढ़ा ही रहा हूँ तो फिर मालूम चल रहा है सबको कि यार सर बात तो पढ़ा रहे हैं, हम बेवकूफ़ बन गए, चलो आ जाओ। मैंने कहा आओ, तो आप गुलशन कैंपस के बच्चे भी हैं। तो आप लोग ज़्यादा अहम है मेरे लिए इसलिए कि आप लोगों ने ट्रस्ट किया मैक, और अच्छा भी किया। वैसे सच बताइएगा, देखिए रिजल्ट अपनी जगह, वो तो अल्लाह मालिक है, देखते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, हमारी भी कोशिश, आपकी भी कोशिश होगी। देखिए एफर्ट करना जिम्मेदारी है इंसान की, अब रिजल्ट तो अल्लाह की मर्जी, एफर्ट सही होनी चाहिए। लिहाजा आप सब ने एफर्ट करनी है, और जब वो क्लासेस शुरू होंगी आपको आ जाएगा मैसेज। आप यहाँ भी हैं, ये लाइव क्लास ले रहे हैं, अगर वो लेना चाहें वो भी ले लेंगे, आपको कोई आपसे चार्जेस नहीं लेगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। अब जवाब दे दो, इतनी देर हो गई। 180.7 कैसे निकाला? देखिए y कितना है, 100। गौर कीजिएगा अब जरा, यहां आ गया 100। 4.9 को समझ लीजिए 5, राउंड ऑफ कर लीजिए। 100/5, 100/5 क्या आएगा? 20। 20 का रूट क्या आएगा? 4 पॉइंट समथिंग। अब 20 का रूट 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। VH कितना है? 40। 40 इंटू 4 160 और 40 इंटू 5 अगर मैं यहां रखता हूं y को 100 और सॉल्व करता हूं तो आंसर जो है वो 4 और 5 के बीच में होगा। और अगर यहां 4 होता है और ये हमारे पास 40 है तो 160 और 5 होता है तो 200। 160 और 200 के बीच आंसर, 160 और 200 के बीच आंसर एक ही है, 180। समझ आई बात नहीं आई? समझ आई बात नहीं आई? अब ये नहीं कि 4.9 का डिवाइड फिर रूट निकालने बैठ गए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना विदाउट कैलकुलेटर। तो बोलिए क्या आएगा इसका आंसर? ये 100 है, 4.9 है, वो 40 है। तो आप गैस करते हैं कि भाई उसको 5 कर लो, राउंड ऑफ 5 किया है तो 100/5 20, और 20 का रूट 4 और 5 के बीच, और वहां पर आप 4 है तो 160, 5 है तो 200, तो आंसर 160 और 200 के बीच में, और वही एक ही आंसर आपको। चलें आप जवाब दें सवाल का। यहां देखिएगा, मान लें एक डाइवर है और वो यहां से लीप कर रहा है हॉरिजॉन्टल 7, वर्टिकल 3, अपवर्ड। अपवर्ड है तो +3, डाउनवर्ड हो तो -3। बताना है कि 1 सेकंड बाद वो कहां होगा। बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x को निकालने का फॉर्मूला है VHT, VH7 कांस्टेंट, और टाइम 1 सेकंड है, तो वो ठीक 7 मीटर आगे होगा। कितना आगे होगा? 7 मीटर। और VH7 ही रहेगा, तो VH7 था, 7 ही रहा, और ये x भी 7 आया क्योंकि x होता है VHT, टाइम है 1 सेकंड, तो जो VH है वही x भी होगी। अब y निकालना है। y निकालने का फॉर्मूला, पहले वेलोसिटी देख लेते हैं। कौन सी? वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल कितनी है? 3, और ये -9.8, टाइम 1 है,
तो बन जाएगा -6.8, क्योंकि वेलोसिटी माइनस में आ रही है, क्योंकि वो डाउनवर्ड 6.8। अब कितना नीचे होगा तो y निकालना है। वेलोसिटी वर्टिकल कितनी है 3 vi3 और 9.8 ओवर 2 4.9 टाइम 1 का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 4.9 माइनस का 1.9 मीन्स ड्राइवर अपने मकाम से 1.9 मीटर नीचे होगा, 7 मीटर आगे होगा। वेलोसिटी जो वर्टिकल 3 थी वो 6.8 हो जाएगी, जो अपवर्ड थी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी। ये सवाल एग्जाम में आया नहीं है कभी, पर ये किताब में है न्यूमेरिकल, मैंने बताया, तो अगर आ जाए तो आप कर सकते हैं इस टेक्निक से। अब एक बात और समझाने जा रहा हूं। अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर थ्रो करते हैं और वो यहां गिरा, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इतना फासला वर्टिकल y है और हॉरिजॉन्टल फासला x है। हॉरिजॉन्टल फासला x। गौर कीजिएगा, इस y को निकालने का फॉर्मूला है x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। गौर कीजिएगा भाई, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। क्या y निकालने एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना हाइट का, वो तो है मैक्सिमम हाइट, ये जनरली किसी एक जगह पर के लिए x टेंजेंट थीटा माइनस जी वही 9.8 v2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर। गौर कीजिएगा भाई, y 1 डिग्री है और x 2 डिग्री है। जब x 1 डिग्री और y 2 डिग्री या y 1 डिग्री x 2 डिग्री, वो कर्व होगा, उस कर्व को पैराबोला कहते हैं। इसीलिए प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को हम पैराबोला कहते हैं। पर बॉयस लॉ में जो ग्राफ होता है वॉल्यूम और प्रेशर में, वो भी कर्व होता है, उसे हाइपरबोला कहते हैं। रीजन बड़ी सीधी सी है, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है। बॉयस लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शन में ग्राफ कर्व होगा, उस कर्व को हाइपरबोला कहेंगे, और सेकेंड डिग्री भी कर्व होगा, उसे पैराबोला कहेंगे। तो पैराबोला भी कर्व है और हाइपरबोला भी कर्व है। इनवर्स रिलेशन के कर्व को हाइपरबोला कहेंगे और सेकेंड डिग्री कर्व को पैराबोला कहेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। तो प्रोजेक्टाइल भी कर्व है और बॉयस लॉ में ग्राफ भी कर्व है, पर जो ग्राफ बॉयस लॉ का कर्व है उसे हाइपरबोला कहेंगे, और जो कर्व प्रोजेक्टाइल का है उसे पैराबोला कहेंगे। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक एंड द पाथ ऑफ बॉयस लॉ। A stone is thrown, ये सवाल आया 2016 में। A stone is thrown horizontally from 2.4 मीटर above the ground। जमीन से 2.4 मीटर की ऊंचाई पर एक चीज को थ्रो किया गया है 35 की वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी वर्टिकल 0 है, खाली वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। आगे पढ़िए। द वॉल इज 14 मीटर अवे एंड 1 मीटर हाई। 14 मीटर दूर 1 मीटर ऊंची दीवार है, जहां थ्रो किया गया उससे 14 मीटर अवे और 1 मीटर हाई एक वॉल है। एट वॉट हाइट द स्टोन विल रीच। एट वॉट हाइट द स्टोन विल रीच, यानी जब ये स्टोन यहां पहुंचेगा तो उसकी हाइट क्या हो दीवार पर। क्या पूछ रहा है, व्हाट हाइट द स्टोन विल रीच, वेयर विल द स्टोन लैंड, और वो कहां गिरेगा। अगर ये फासला 1 मीटर है तो रिमेनिंग फासला कितना होगा, 1.4 मीटर, कुल 2.4 है। अब ये 1.4 मीटर का रह गया फासला।
जब आप इसको थ्रो करेंगे तो वो अपने उस इनिशियल लेवल से जाएगा नीचे। हमें ये वाला फासला बताना है। नहीं, एट वॉट हाइट द स्टोन विल रीच, यानी जब वो दीवारें पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी। हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला y निकालने का है कि वो अपने मकाम से कितना नीचे जाएगा। ये फासला आपको मिलेगा इस फॉर्मूले से, और ये y माइनस में आएगा हमेशा, क्योंकि वो डाउनवर्ड गया। अब ये y कैसे निकालेंगे, अब जरा समझना कैसे। जब आपने फेंका है इस वक्त हॉरिजॉन्टल, तो एंगल तो है ही नहीं। अगर सीधा फेंकते तो एंगल 90 होता, आपने हॉरिजॉन्टल फेंका, एंगल तो है ही नहीं। और जब एंगल नहीं है तो एंगल 0 है, और जब एंगल 0 है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला आप देखते जाओ। टेंजेंट 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, और cos 0 1 ये खत्म हो जाएगा। cos 0 1 ये खत्म हो जाएगा। खाली क्या बचेगा, g x स्क्वायर ओवर 2। अब ये आ गया फॉर्मूला सिमेट करके। लिहाजा जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, कैसे हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, तो कितना नीचे जाएगा उसको जी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में गौर कीजिएगा, मैंने जी को भी छोड़ दिया। हमने थ्रो किया है, कितना दूर गया है, x14, यहां x14 आ गया, और वेलोसिटी कितनी है 35। 14 का स्क्वायर 196, और 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, और 3 4 12। 35 का स्क्वायर कैसे आया, 3 के बाद आता है 4, 3 4 12, और 5 का स्क्वायर 20, 12 25। अब मुझे y कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना। आंसर यहां दिए, जो पहली चीज दी गई है वो तो हाइट है। अब कैसे कैलकुलेट करो, हाइट 5.22, 4.22, 3.22, 2.22, 1.62। ठीक है, अब पहुंच देंगे कैसे, सुनिए, गौर कीजिएगा भाई। पहले ये बताइए कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो आंसर 1 से कम आएगा। आंसर 1 से कम आएगा। जब आंसर 1 से कम आएगा और उस 1 से कम नंबर को 4.9 से करूंगा तो आंसर 4.9 से छोटा होगा। अब ये पता कि आंसर 4.9 से छोटा है, तो 4.22 भी है, 3.22 भी है, और वो 2.22 भी है। वो अब क्या हो सकता है, तो सुनिए, 190, गौर कीजिएगा, 196 इंटू इसको मान लीजिए 5। 196 को 5 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो रही है, मत करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 196 इंटू 10 1960। 1960, 1960 का हाफ कर दो। 1960 का मतलब 2000 में 40 कम, तो 1000 में 20 कम कर दो, 980। 196 को 4.9 से मल्टीप्लाई करना, आप उसको 5 मान लो। 196 इंटू 5 नहीं आ रहा तो 196 इंटू 10 करो और हाफ कर लो। 196 इंटू 10 1960। अब इसका हाफ करना है, 1960 का मतलब 40 कम 2000 में। 40 कम अगर 2000 में तो हाफ करूंगा तो 20 कम 1000 में, 980। तो बताइए 980 बनेगा 980, और ये 1200।
900 को जब डिवाइड करूंगा 1200 से तो आंसर क्या 2 आएगा। 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, एक ही आंसर है। बोलोगे सर आपने x तो बताया ही नहीं, हम पागल हैं। जब एक आंसर मैच हो गया दूसरा खुद ही वही होगा, आंसर दोनों ठीक होंगे ना। अब फिर देखो भाई 196 इंटू 4.9 करना है, आप उसको 5 मानो। 196 इंटू 5, अब इसका एक और रास्ता भी, 196 इंटू 5 के बजाय ये कहो 200 इंटू 5, 200 इंटू 5 1000। अब आपने 4 बढ़ाया है और 5 बार 4 बढ़ाया है, क्योंकि इंटू 5, तो 5 बार 4 कम करो यानी 20 कम करो, 980। जब मैं 1980 को डिवाइड करूंगा 1200 से तो 980 980 का डबल करूंगा तो 12 थोड़ी बनेगा, तो आंसर 2 से कम आएगा और 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा और 2 से छोटा सिर्फ एक ही आंसर। जब एक आंसर मैच कर गया तो मैं दूसरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स के इसी में कोई एक ठीक है, तो अगर वो सही तो अगला भी सही होगा। समझ आ गई बात? बोल दो ना, कोई कंफ्यूजन? प्रोजेक्टाइल खत्म। हाँ बेटा, चैप्टर 4 के 2 हिस्से, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरा सर्कुलर मोशन। अब मैं जा रहा हूं सर्कुलर मोशन पढ़ाने। ये बॉडी सर्किल में घूम रही है, इसके सेंटर पर एक एंगल बनेगा जिसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और शो करेंगे थीटा से। ये इसका आर्क लेंथ है। जितना आर्क लेंथ बढ़ाएंगे एंगल बढ़ेगा और रेडियस कांस्टेंट रहेगा, जो प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करने से आता है। तो थीटा बन जाएगा S/R। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए, अब मैं पूछ रहा हूं, जब कोई चीज सर्किल में घूमे तो वह उस सर्किल के सेंटर पर एक एंगल फॉर्म करती है और वो एंगल मुस्तकिल तब्दील होता रहता है। उस एंगल को क्या कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सिंबल क्या है उसकी? फॉर्मूला क्या है उसका? S क्या है और R क्या है? और इसके यूनिट होते हैं रेडियन। फिर पूछ रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सिंबल क्या है? फॉर्मूला क्या है? यूनिट क्या है? 1 रेडियन कब होगा? जब ये बराबर हो। जब ये बराबर होगा तो कट जाएगा और 1 आएगा, तो एंगल 1 उस वक्त होगा जब ये बराबर हो जाए, यानी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए। तो जब ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? और 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री। अच्छा, भूल जाएं तो उसको याद कैसे करें? देखिए 57 3 कम है 60 में, 57 3 कम है 0.3। 1 रेडियन कितना है? 57.3 डिग्री। तो बताओ, अगर 1 रेडियन 57.3 डिग्री है तो 1 डिग्री क्या होगा? 0.017 0.017। अब ये 2 याद रखना, फिर बताओगे 1 रेडियन में डिग्री कितने? और 1 रेडियन में डिग्री 57.3 और 1 डिग्री में रेडियन
0.017। सवाल का जवाब दो जल्दी से। जब भी फॉर्मूला S इक्वल टू आर थीटा इस्तेमाल करेंगे, उसमें थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो नापेंगे रेडियन में, तो इस फॉर्मूले में S आर्क लेंथ मीटर, आर रेडियस मीटर और थीटा रेडियन। अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो एंगल 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री। 2012 का सवाल आपके सामने आ रहा है। दो 2001 का सवाल आ रहा है। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, आप समझ गए होंगे। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड 20 सालों में एनडी में, डाउ में कहीं भी कोई सवाल आया तो वो लाके वहां डाल दिया, ताकि आप अच्छा ये पढ़ा तो उसको यूं पूछेंगे। मेन बात पता होनी चाहिए सवाल पूछेंगे कैसे, ताकि हम फालतू चीजें याद ना रखें, वो याद रखें जैसे वो पूछेंगे। तो याद क्या रखना है बताओ? एक रेडियन 57.3 डिग्री और एक डिग्री 0.017 रेडियन। अब मुमकिन है पूछ लें इस बार यूं कि बताओ एक रेडियन में डिग्री कितने होते, बता देंगे, और एक डिग्री में रेडियन 0.017। तो नंबर याद रखना। आइए आगे सवाल देखिए। आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, अगर ये घूम रही है तो इसमें आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब घूमने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे घूमे तो क्लॉक। एक सेकंड में जो एंगल कवर होगा उसे बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और शो करेंगे ओमेगा से। अगर टाइम एक सेकंड बढ़ जाए तो एंगल जितना बढ़ जाएगा उसे बोलेंगे एंगुलर। अब बताइए एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में फर्क क्या हुआ? बोलोगे एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में यूनिट टाइम में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर वेलोसिटी है, और एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को v से शो करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला d/dt है, इसका फॉर्मूला Δθ/dt है। उसके यूनिट मीटर पर सेकंड है और इसके यूनिट रेडियन पर सेकंड। अब इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली जाएगी। राइट हैंड रूल यह है कि आप सीधे हाथ की उंगलियां अगर कर्ल हो जाए जहां वो जा रहा है, योर थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। गौर कीजिएगा सब लोग अभी, ओमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा तो इनवर्ड। तो बताइए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस घूमने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो, आउटवर्ड या इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। एग्री? अब इसी पे गौर करते जाओ। एंगुलर एक्सेलरेशन, एक सेकंड के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी उसको बोलेंगे एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो करते हैं। वो होता है डेल v/डेल t, ये होता है डेल ω/डेल t। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये सुन लो भाई। अगर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी घटे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि जहां वेलोसिटी वहीं एक्सेलरेशन, नेगेटिव का मतलब जहां वेलोसिटी अगेंस्ट एक्सेलरेशन। अब मेरा सवाल है, एक सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी में तब्दीली आए वो एक्सेलरेशन, अगर तब्दीली ही ना आए तो नो एक्सेलरेशन। ठीक? अब तब्दीली दो तरह से आएगी, या चीज बढ़ रही होगी या घट रही। भाई तीन बातें हैं ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है। अब ये पंखा घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है,
एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन। कौन सी? एंगुलर। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्किल में घूमने से आता है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सर्किल में घूमने से नहीं आता, सर्किल में घूमने की वेलोसिटी तब्दील होने से आता है। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ताल्लुक डायरेक्शन से है और एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक मैग्नीट्यूड से है। क्या हुआ बेटे? तुम्हारा नाम क्या है? गाजी। तू बेटा किसी जंग में भी शहीद नहीं होगा है? तेरे अब बनेगा अब इसको गाजी रखना है, टेस्ट में भी शहीद नहीं होगा। तुमने कहां से पढ़ी? सेकेंड ईयर यहीं से पढ़ी थी? कभी नजर क्यों नहीं आया? अच्छा, यूपी मोड़ में पढ़ी। तो बताइए, अगर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब जहां वेलोसिटी वहीं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी घटे एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसके माने जहां वेलोसिटी उसके अगेंस्ट एक्सेलरेशन। अब मैं पूरी बात को समेट रहा हूं, यहां देखिएगा सारी बात एक साथ। आपके पास गौर करना, दो सर्कुलर डिस्क है, ये कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इसमें एंटी क्लॉकवाइज और उसमें क्लॉकवाइज। एंगुलर वेलोसिटी इसमें आउटवर्ड, उसमें इनवर्ड। तो अब थीटा दो हो गए क्लॉकवाइज एंटी, ओमेगा भी दो हो गए आउटवर्ड इनवर्ड, अल्फा भी दो होंगे अलोंग या अगेंस्ट। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओगे? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड रूल से निकाल ली। आपकी फिंगर अगर शो करेंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो थंब शो करेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। अल्फा अलोंग ओमेगा होगा या अगेंस्ट ओमेगा होगा, डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तो अलोंग, घट रही है तो अगेंस्ट। और अगर वेलोसिटी बढ़ भी नहीं रही घट भी नहीं रही तो फिर होगा ही नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन फिर होगा ही। दूसरी बात, अगर मालूम करना हो थीटा तो एस ओवर आर, ओमेगा डेल थीटा ओवर डेल टी, और अल्फा डेल ओमेगा ओवर डेल टी। थीटा के यूनिट, अच्छा यह बात जरा समझिएगा, अगर एक चक्कर पूरा हो जाए तो एक चक्कर में होते हैं 360 डिग्री, पर इन फॉर्मूलों में थीटा लेंगे रेडियन। तो एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं और 2 पाई रेडियन है, और पाई 3.14 होता है। अब यू समझो, पाई 3.14, बोलो पाई 3. तो 2 पाई क्या होगा? 6.28। यानी एक सर्किल में 360 डिग्री और 6.28 रेडियन। अगर एक चक्कर पूरा हो जाए तो एंगल मैंने यहां 360 लिखा क्यों नहीं? मतलब क्योंकि एंगल रेडियन में लेंगे और एक सर्किल में, अरे याद करना आसान है, पाई 180 होता है ना, पाई 3.14 रेडियन और 180 डिग्री, तो 360 में जाएगा 2 पाई। और एक चक्कर पूरा करने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा कहूं, डेल थीटा ओवर डेल टी कहूं, या 2 पाई ओवर टाइम पीरियड कहूं, एक ही बात है। थीटा के यूनिट रेडियन, ये रेडियन पर सेकेंड और ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर दिए और अब आपको एमसीक्यूज दूंगा और आप जवाब देंगे। जल्दी जल्दी बताओ, रेडियन पर सेकेंड।
when the angular velocity of a disk increase angular acceleration, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब जहां वेलोसिटी होगी वहीं होगा एक्सेलरेशन, जहां वेलोसिटी होगी वहीं होगा एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? पैरेलल। और अगर वेलोसिटी कम हो रही होती तो नेगेटिव होता, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट होता, बोलते हैं एंटी पैरेलल। ये बात समझ लो, पैरेलल और एंटी पैरेलल। यहां देखिए, अगर दो चीजें यूं हैं तो ये हो गए पैरेलल, और यूं हैं तो एंटी पैरेलल, और यूं हो तो परपेंडिकुलर। तो यहां क्या आएगा आंसर? अगर बजाय इंक्रीजेस के यहां डिक्रीजेस कहते तो कहते एंटी पैरेलल, तो ऑप्शन भी होता, ये ऑप्शन ही नहीं। टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी, आ जाओ फॉर्मूले पर। टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। खेल क्या है? फॉर्मूला जो मैंने ऊपर शो किया हुआ, ये याद करने की बात, बाकी तो एमसीक्यू। काउंटर क्लॉकवाइज मानिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो कहां होगा? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और क्लॉकवाइज जा रहा तो होता क्या है? इनवर्ट, इनसाइड द प्लेन। एग्री? दो 2007 का सवाल एनटीएस का। If a body is moving with uniform velocity in direction of curling of fingers of right hand, the thumb will point. अगर ये फिंगर कर्ल करे टुवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थंब किसको शो करता है? आवाज नहीं आई? एंगुलर वेलोसिटी को शो। थंब एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग या अगेंस्ट होगा, डिपेंड कर रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। 2006 का सवाल। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या रेडियन माइनस सेकेंड इज 2। जवाब दो। जल्दी करो। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? अ बॉडी इज रनिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफ्रेंस 44 मीटर। ये इसका सर्कमफ्रेंस है जो 44 मीटर। कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, एक चक्कर लगाया 11 सेकेंड में। हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द ट्रिप इज 0। बोलो क्यों? एक चक्कर लगाए या 4 चक्कर लगाए, जहां से गया वहीं पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का फासला होता है शॉर्टेस्ट, पर आपने जहां से स्टार्ट किया एंड भी वहीं पर कर दिया, तो नो डिस्प्लेसमेंट। अब यहां कंफ्यूज कर रहा है कि 11 सेकेंड में ये चक्कर हो गया, अब अच्छा 11 में हो गया तो उसका मतलब है 11 का मतलब टाइम पीरियड मालूम है, वो तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मतलब लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के माने लीनियर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर कहूंगा तो एंगुलर माना जाएगा, और कुछ ना कहूं तो लीनियर माना जाएगा। अच्छा चलो, अगर सवाल चेंज कर दो,
और पूछूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब एक चक्कर में होते हैं 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई और 11 सेकेंड, तो आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई ओवर 11 एंड नो एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों? कहीं पर लिखा हुआ कि उसकी स्पीड बढ़ रही घट रही, तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं पूछा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं बड़ी अहम बात लगाऊं समझाने, सब देखो सामने, यह आपके पास एक डिस्क है, उस डिस्क के किनारे पर एक बॉल है, यानी उसके रिम पर, ये रिम है किनारा, बॉल, हम इसे घुमा लें तो इस बॉल में एंगुलर मोशन और फर्ज कीजिए बॉल एक लम्हे पर इस जगह है, हर लम्हे जगह चेंज हो रही है, एक लम्हे यहां। इस बॉल में एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ओमेगा। अब सोच कर बताओ लीनियर वेलोसिटी कहां होगी? टेंजेंट, ये रेडियस यानी इसके सेंटर से लेकर यहां तक का फासला r, जिसको मैं ऊपर लिखूं r रेडियस। v कहां होगा? इस फ्लैट डिस्क से टेंजेंट, यानी ओमेगा ये रहा, r ये था, मैं यहां ले गया, और v ये रहा। एक मार्कर पड़ा देखो अंदर, तो मार्कर है, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया r और ये हो गया v। तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ठीक होगी बात? ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन, बट v is not out of the plane, on the plane, v प्लेन पर, ओमेगा प्लेन से बाहर, r प्लेन पर, v प्लेन पर, r प्लेन पर, ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन। अगर v निकालना हो तो फॉर्मूला होगा ओमेगा क्रॉस r। देखिए v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, r वेक्टर, तीनों वेक्टर, और तीनों एक दूसरे पर हैं परपेंडिकुलर। मैंने ओमेगा क्रॉस r क्यों कहा, r क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं कहा, यह समझने वाली बात है। देख लेते हैं ओमेगा क्रॉस r, अभी देखते हैं। ये हो गया ओमेगा, ये है r। अगर r क्रॉस ओमेगा होता तो मैं जाता r से ओमेगा, v यहां थोड़ी है, v तो वहां है, तो आप बोलोगे ओमेगा से r जाइए, ओमेगा से r, देखो ये थम आ गया। लिहाजा लीनियर वेलोसिटी, अब जुमला सुनो सब लोग, लीनियर, अगर कोई बॉडी सर्किल में घूम रही है, अगर कोई बॉडी सर्किल में घूम रही है, उसमें अगर एंगुलर मोशन है, अगर उसे कट कर दिया जाए तो वो एंगुलर मोशन लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और रिलेशन ये है कि लीनियर वेलोसिटी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस यानी पोजीशन वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा, आर बाद में, ओमेगा पहले। अब दिमाग चलाओ, अगर वी ओमेगा क्रॉस आर है तो ए क्या होगा? अल्फा क्रॉस आर, और एस क्या होगा? थीटा क्रॉस आर। ये तीन फॉर्मूले आ रहे हैं, बहुत गौर कीजिएगा भाई। थीटा क्रॉस आर होगा थीटा आर साइन थीटा, ओमेगा आर साइन थीटा, अल्फा आर साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन अल्फा एंड आर, ओमेगा एंड आर। ओमेगा और आर में क्या एंगल होगा? 90, और साइन 91। इसका मतलब सिंपल कह दो उसको ओमेगा आर, सिंपल कह दो उसको थीटा आर, और कह दो उसको आर। लिहाजा दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिलेशन है लीनियर एंगुलर में वेक्टर की फॉर्म में, और वो है मैग्नीट्यूड की फॉर्म। अब सवाल आ रहा है, इफ r is the radius of a circular path of a particle, its linear and angular velocity r, linear and angular। अब यहां देखो, ये है एंगुलर, ये है लीनियर, क्या होंगे, क्या रिलेशन होगा? ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, वेक्टर में अक्सर एरो लगाते नहीं हैं। वैसे वेक्टर को शो करने का एक और तरीका भी होता है कि आप बोल्ड लेटर से शो करते हैं, बोल्ड लेटर से, मोटे हर्फ से शो कर दें तो वेक्टर बन जाता है। तो यहां पर कहीं भी एरो नहीं है, मसला कोई भी नहीं है। तो बताइए मैंने क्यों लिखा? मैं अब याद रखना है, लीनियर और एंगुलर में जब रिलेशन होगा तो आर बाद में आएगा। अच्छा, और सुनो, टॉर्क, टॉर्क में उल्टा होगा, आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम एल, आर क्रॉस पी। अब ये याद रखना है कि एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एल, इसका फॉर्मूला अगर रिलेशन निकालूं लीनियर से तो उसमें आर पहले। अच्छा, अब भूल जाएगा इंसान, याद करने की टेक्निक, वो सब नहीं, बेहुदा नहीं, सीरियस गौर करना। यहां लीनियर पहले, क्रॉस ले रहे हैं एंगुलर में, दिमाग चलाओ ना। यहां बताइए रिलेशन हो रहा है क्रॉस का एंगुलर में, रिजल्ट आ रहा है लीनियर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है एंगुलर का, रिजल्ट आ रहा है लीनियर। जबकि टॉर्क में क्या हो, उल्टा है। टॉर्क एंगुलर फोर्स, एल एंगुलर मोमेंटम, तो वहां उल्टा हो जाएगा, आर क्रॉस एफ और ये आर क्रॉस पी। इसका मतलब ये निकल रहा है, याद करने का तरीका ये है, अगर एंगुलर हो तो आर बाद में, पहले एंगुलर, और अगर लीनियर हो तो आर पहले। अब याद रहेगा, लीनियर के साथ आर पहले और एंगुलर के साथ आर बाद। 5 वेक्टर हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट के, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक और सवाल, जवाब दीजिएगा। बताइए मुझे यहां पर ये ए क्या है, लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये, इसका मतलब जुमला सुनो, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है,
लेकिन सेंट्रीपिटल और लीनियर में रिलेशन नहीं। लिहाजा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन ना कहिए। क्यों? अगर कोई चीज सर्किल में घूम रही है और उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है तो डायरेक्शन बदलने से आने वाले को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सर्किल में घूमते वक्त मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। तो इस पंखे के परों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं। समझे आप? और अगर मैं इसको ऑफ करूं तो फिर उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, नहीं जुमला पूरा होने दो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा तो फिर लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। क्योंकि जब एंगुलर होगा तो लीनियर भी तो होगा। अगर कोई चीज सर्किल में घूम रही है एक ही स्पीड से तो उसमें अल्फा नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सिर्फ होगा कौन? सेंट। तो तीन एक्सेलरेशन को मिलाना नहीं है। लीनियर एक्सेलरेशन में भी टेंजेंशियल, यहां देखिए लीनियर टेंजेंशियल भी है। गाड़ी सड़क पर जा रही है स्ट्रेट, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नहीं। लेकिन अगर वो कर्व में जा रही है तो फिर वो जो लीनियर है उसे टेंजेंशियल कहेंगे। तो हर टेंजेंशियल लीनियर है पर हर लीनियर टेंजेंशियल नहीं। जो चीज भी रेडियस से 90 पर होगी उस लीनियर को टेंजेंट कहेंगे। लेकिन हर लीनियर टेंजेंट नहीं है पर हर टेंजेंट लीनियर है। तो अब लीनियर दो किस्म के हो गए, एक सिर्फ प्योरली लीनियर, जैसे गाड़ी सड़क पर जा रही है, कोई पत्थर नीचे जा रहा है, वो प्योरली लीनियर है। लेकिन अगर वो सर्कुलर से निकलता है तो वो लीनियर भी होगा और रेडियस 90 पर भी होगा, उस लीनियर को टेंजेंशियल कहते हैं। तो बताइए क्या हर टेंजेंशियल लीनियर है? हाँ। पर क्या हर लीनियर टेंजेंशियल है? नहीं। एक पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, वो लीनियर टेंजेंशियल थोड़ी है। और आप एक पत्थर को बांधने की रस्सी से गोल गोल घुमा के फिर छोड़ देते हैं, अब वो जाएगा टेंजेंट, होगा तो लीनियर ही। समझ रहे मेरी बात? अब जवाब दो इस सवाल का। 2005 का सवाल आ गया। द डिफरेंस इन वेलोसिटी यानी एंगुलर बाय लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज ऑलवेज, क्या होगा एंगल? भाई ये बी है, ये ओमेगा है। अब सुनिए सुनिए, इस टेबल पर एक बॉडी सर्किल में घूम रही है तो लीनियर वेलोसिटी इस प्लेन पर होगा। यहां देखिए, अगर कोई बॉडी यूं घूम रही है, मान लें ये फर्श x, ये y, ऊपर जाओ z, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। अब यूं घूम रहा है तो ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन पर होगा, यूं 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 यूं, पर ओमेगा ऊपर। इसका मतलब है कि जब कुछ सर्किल में घूम रही होगी उसमें हमेशा लीनियर वेलोसिटी ऑन द प्लेन होगी और एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन, यह इनवर्ड होगी, 90 पर होगी। तो v और ओमेगा में हमेशा रिलेशन क्या होगा? 90। समझ रहे हो बात को? हमेशा 90 होगा, क्योंकि ओमेगा बाहर हो या अंदर आएंगे तो 90 बनेगा। देखिए, अगर एक चीज ऐसे घूम रही है तो v ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरफ होगा, इस पे ओमेगा बाहर होगा या फिर अंदर होगा। बाहर हुआ तो भी एंगल 90, नीचे हुआ तब भी एंगल 90। 2007 का सवाल, द वैल्यू ऑफ लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज। लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड मीन्स लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी होती है ओमेगा आर।
अच्छा ओमेगा आर कहूं या आर ओमेगा बोलूं एक ही बात है, बोलो क्यों? ये वेक्टर की फॉर्म में थोड़ी है, ये तो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को उलटने से फर्क नहीं पड़ता, जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। भाई ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, पर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट में पाई जाती, क्रॉस में नहीं पाई जाती। नंबर्स जितने भी हैं सब में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 इंटू 3 करूं या 3 इंटू 2 करूं, बात तो एक ही। लिहाजा यहां पर फॉर्मूला वेक्टर की फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म, और मैग्नीट्यूड में उलटने से फर्क नहीं पड़ता, और इवन अगर डॉट होता तब भी फर्क नहीं पड़ता उलटने से। 2008 का सवाल, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा बोलूं ओमेगा आर बोलूं एक ही बात, लेकिन जब मैं वेक्टर की फॉर्म में लूंगा तो ओमेगा पहले आर बाद में, ओमेगा क्रॉस आर। अब जवाब दोगे भाई आप लोग। 400 ग्राम की बॉल है, टाइड टू द एंड ऑफ अ कॉर्ड एंड वाइड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस मालूम 0.4। If the ball make 5 complete revolution in 2 seconds, what is the linear speed? लीनियर स्पीड यानी आपको मालूम करना v, और v होता है ओमेगा r, और ओमेगा होगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। हाँ भाई, v होगा ओमेगा r, r ऐसे ही आ गया, क्या होगा ओमेगा? ओमेगा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब बताइए, इसने 5 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड। अब 5 चक्कर, एक चक्कर 2 पाई रेडियन है, तो 5 चक्कर होंगे 5 इंटू 2 पाई रेडियन। अब इसको खाली सॉल्व करना है और देना आपको आंसर। ये बात समझे, v होता आर ओमेगा, ये आर ऐसी। अब रह गया ओमेगा, डेल थीटा व डेल टी। 5 चक्कर, एक चक्कर 2 पाई, तो 5 चक्कर 5 2 पाई, ये x नहीं मल्टीप्लाई का साइन, और टाइम 2 सेकेंड आ गया। 2 से 2 कट गया, पाई 3.14, और 3 भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3.14 इंटू 5 इंटू 0.6। अब आंसर देख लो, अब आसान करूं, यहां देखो, R 0.6, ये 5 ऐसे ही 2 2 कट गया, ये 3.14। अब जरा दिमाग चलाओ, 6 5 30, पर ये 0.6 है तो क्या आएगा 3, 6 5 तो 0.6 इंटू 5 3। अब 3 इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 9.4 यही होगा सर। क्या हुआ? 5 इंटू 0.6 3, और 3 इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग। अब नहीं चेक कर रहे हैं कि 9.42 आ रहा कि नहीं आ रहा। अबे भाई आ रहा हो तब भी वो लिखना है, ना आओ तब भी वो लिखना है आपको, क्योंकि आप 4.2 लिख नहीं सकते, 40 तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो वही है, बस खत्म बात। बस आज यही रोक रहा हूं। अच्छा एक मिनट, देखिए फीडबैक बहुत जरूरी है, आपका मेरे पास, मेरा आपके पास। मुझे भी आपसे पूछना है, आपको मुझसे पूछना है। आप क्यों आए?
आप इसलिए आए हैं ताकि हम जो पेपर देने जा रहे हैं एप्टीट्यूड का, वहाँ हम फंसे नहीं, इसलिए आए हो। मैं क्यों आया हूँ? ताकि आप फंसो नहीं। तो टारगेट दोनों का सेम हो गया। टारगेट सेम है ना, तो दोनों का इशू सेम है। आप ये बताइए, मैं अपने एक दिमाग से पढ़ा रहा हूं कि मैं समझता हूं ऐसा होना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, ठीक है। अब आप उसको रिसीविंग एंड पर बैठे हुए हैं, आप रिसीव कितना कर रहे हैं ये आप बताएंगे मुझे। जैसे आप, मैं चाहूंगा आप खुद को ट्यून करें मेरे मुताबिक, मैं भी चाहूंगा मैं खुद को ट्यून करूं आपके मुताबिक। थोड़ी ट्यूनिंग मैं कर लूं, थोड़ी आप कर लें, ऐसे ही है ना भाई। ये बताइए आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर जिस वे से आप चल रहे हैं, भाई एक वे एक और है पढ़ाने का, बताऊं क्या है वो? क्या है कि मैं आपको एमसीक्यूज का एक पेपर दे दूं और पढ़ाऊं। एक और वे है जो बहुत ही पागलपन का है कि मैं बोर्ड पर पकड़ूं पेन मारकर और शुरू हो जाऊं टॉपिक समझाना, और आप समझते रहें, थ्योरी समझते रहें खाली। वो तो मैं कभी नहीं कर सकता। कोचिंग क्लासेस में ऐसे ही होता है। कोचिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, नॉर्मल क्लासेस नहीं है, एप्टीट्यूड है। हमारा फोकस ही एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यूज दे दूं और पढ़ा दूं, बेहतर है कि मैं पॉइंट्स दे दूं। और टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसा किया कि भाई उसको बंद कर दो ये और फालतू बातें शुरू हो।